हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम वीडियो री एग्ज़ाम और आरओ के लिए जो भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब इसी वीडियो में डिस्कस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो री एग्ज़ाम या फिर आरओ का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें सभी हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे और जो भी टेस्ट वगैरह है वो सब आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए, वैसे ये पूछा नहीं जाता है अब, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। अब जनरेशन से एक दो क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि कौन सी जनरेशन में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था। तो सबसे पहले प्रथम जनरेशन की बात करें तो 1945 से लेकर 1955 तक के टाइम को प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर कहा जाता है। अब इसमें क्या चीज़ प्रयोग होता था, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैचिंग में आ सकता है या फिर कोई भी जनरेशन में पूछ लिया जाए इसमें क्या यूज़ किया जाता था, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। पहले वाली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था और पहले जनरेशन में बड़े आकार का कंप्यूटर होता था। जैसे जैसे भी मॉडर्न जनरेशन में आने लगेंगे वैसे वैसे आकार छोटा होता जाएगा कंप्यूटर का और उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी। तो ये बड़े आकार का था। इसमें जो है मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। अभी जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, मतलब हम अपनी भाषा में कंप्यूटर को जो भी कोड वगैरह प्रदान करते हैं उसको वो अपनी मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। पहले हमको डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में देना पड़ता था, जो भी चीज़ें इनपुट देना पड़ता था कंप्यूटर में वो मशीन लैंग्वेज में देना पड़ता था और कंप्यूटर उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता था। हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती थी पहले से, और अब जो है अलग से कोडिंग होती है, उसको बाद में कंप्यूटर अपने आप से मशीन लैंग्वेज में मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। एग्जाम्पल के लिए प्रथम पीढ़ी में IBM 701 का यूज़ किया जाता था, ENIAC का यूज़ किया जाता था। तो ये चीज़ें यूज़ होती थी पहली पीढ़ी में। अब सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर आ गया। ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाने लगा दूसरी पीढ़ी में। 1955 से लेकर 1964 तक थी ये दूसरी वाली पीढ़ी। और इसमें अगर बात करें किसका यूज़ होता था लैंग्वेज का, तो IBM 7030 और Honeywell 400 का इसमें यूज़ किया जाता था। अब तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है किसका यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, तो इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़, पहले वाले में वैक्यूम ट्यूब का। अब तीसरी जनरेशन की बात करें तो 1964 से लेकर 1974 तक ये जनरेशन थी तीसरी वाली। इसमें IC का यूज़ किया जाने लगा, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाने लगा और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज़ की जाने लगी, जैसे कोबोल लैंग्वेज, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज, बेसिक C++, इसका यूज़ होने लगा था तीसरी पीढ़ी वाली में, मतलब 1964 से लेकर 1974 के बीच में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे IC का यूज़ किया जाने लगा। अगली जो पीढ़ी है चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन, वो 1975 से लेकर 1989 तक थी है। यहाँ पर 1989 तक ये चौथी पीढ़ी चली थी और इसमें जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाने लगा। IC की जगह पर अब क्या आ गया, तो माइक्रो प्रोसेसर आ गया। हम लोग जो यूज़ करते थे माइक्रो प्रोसेसर ही अभी तक यूज़ करते हैं। इसमें SQL लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, यूनिक्स हो गया, ओरेकल वगैरह, जावा आ गई, बहुत सारी लैंग्वेज आ गई। लेकिन अब पाँचवीं पीढ़ी की बात करें तो पाँचवीं पीढ़ी में एक चीज़ और डेवलप हुई है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब आ गया है, AI भी आ गया है। तो ये 1989 से अभी तक चल रहा है। इसमें सभी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होती हैं, ये सभी भी यूज़ होती हैं और ये सभी भी यूज़ होती हैं, जावा, पाइथन वगैरह सभी लैंग्वेज फिफ्थ जनरेशन में प्रयोग हो रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ पे पांचों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर है इसमें चौथी पीढ़ी में, पाँचवीं में है AI का यूज़ किया जाने लगा। आगे बात करेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन, हमेशा कुछ इजी वाले क्वेश्चन आते ही हैं। इसके अलावा आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने की थी, तो वॉन न्यूमैन को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई कब थी, तो 1946 में। कंप्यूटर की महान क्रांति कौन से ईयर को कहा जाता है, तो 1960 को, 1960 को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो इसका नाम था सिद्धार्थ कंप्यूटर। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर की अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली जाए, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो कुछ ऑप्शन उसमें होंगे और यही लगभग सभी ऑप्शन होंगे। इसके अलावा एक आध एक्स्ट्रा अगर दिया रहेगा तो वही वाला गलत होगा। तो स्पीड अच्छी होती है, तीव्रता होती है, एक्यूरेसी होती है मतलब शुद्धता होती है, स्टोरेज अच्छा होता है, डिलीजेंस होता है मतलब प्रतिबद्ध होते हैं कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर में जो है थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश वाले शब्द भी देखने पड़ेंगे। वर्सिटैलिटी होती है, बहुकौशल होता है, यानी ऑटोमेशन होता है, कुछ चीज़ें ये अपने आप से करता है। तो कंप्यूटर में ये सभी इसकी विशेषताएँ हैं। आगे बात करेंगे कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने तरह के हो सकते हैं, तो एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। मेनली जो हम यूज़ करते हैं, जो देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। इसमें माइक्रो कंप्यूटर आते हैं, मिनी कंप्यूटर आते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर आते हैं और सुपर कंप्यूटर आते हैं।
मेनली हम जो पहले और दूसरे वाले कंप्यूटर हैं यही यूज़ करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जैसे हमारी डिजिटल वॉच हो गई या फिर छोटे छोटे हमारे मोबाइल फ़ोन वगैरह माइक्रो जो चीज़ें होंगी वो मिनी कंप्यूटर में आ जाएंगी, माइक्रो कंप्यूटर में आ जाएंगी। और मिनी कंप्यूटर में जो जैसे हम कोई सिस्टम लगाते हैं अपने ऑफिस में, पूरा कंप्यूटर जो दिखता है हमें, पूरा कंप्यूटर जो है वो मिनी कंप्यूटर में आ जाता है। लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर में आएगा। आगे यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस जिसके द्वारा हम इनपुट भेजते हैं कंप्यूटर को, और आउटपुट डिवाइसेस जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करते हैं, जो फाइनल रिजल्ट है उसको प्राप्त करते हैं, तो उसको आउटपुट डिवाइस कहा जाएगा। इसमें से पूछा जाता है कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सी आउटपुट नहीं है। तो इनपुट सभी देख लेते हैं। कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से हम इनपुट डालते हैं कंप्यूटर में, माउस से डालते हैं, जॉयस्टिक से डालते हैं, लाइट पेन का यूज़ किया जाता है, ट्रैक बॉल जो माउस के बीच में लगी रहती है, स्कैनर होता है, माइक्रोफोन से भी हम बोलते हैं और हमारी आवाज़ जो है ऑडियो जाता है, ग्राफिक टैबलेट, ये भी सभी जो है ये इनपुट डिवाइस हैं। MICR का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ये हो गया MICR का फुल फॉर्म। OMR का यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, इसका फुल फॉर्म है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, ये भी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो MICR है ये चेक, अगर चेक आपने देखा होगा, चेक के नीचे जो नंबर प्रिंट होते हैं जो दूर दूर लिखे रहते हैं वो MICR के द्वारा, उसी के द्वारा स्कैन किया जाता है और आसानी से हम चेक का एड्रेस वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये 9 अंक का होता है MICR नंबर। नेक्स्ट बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस, इसमें मॉनिटर आ जाता है। मॉनिटर पे हम कोई चीज़ डिस्प्ले होती है, लास्ट में रिजल्ट उसको देख सकते हैं। प्रिंटर जो हमें आउटपुट देता है, प्रोजेक्टर का जो है आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर है जिससे हम आवाज़ सुनते हैं, इसके अलावा हेडफोन्स हैं। जो चीज़ें हमें कंप्यूटर के माध्यम से हमें मिल रही हैं वो सभी आउटपुट डिवाइसेस में आ जाएंगी। मॉनिटर के प्रकार कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो CRT मॉनिटर होता है जिसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे फुल फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैथोड रे ट्यूब इसका फुल फॉर्म होता है। LCD मॉनिटर, यह है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। LED मॉनिटर कौन सा होता है, तो लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले मॉनिटर। LED का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले मॉनिटर। तो ये 3 तरह के मॉनिटर हो गए, CRT, LCD, LED। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर प्रिंटर के भी प्रकार पूछे जाते हैं। तो 2 तरह का मेनली होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पुराने थे और पूछे ज़्यादा जाते हैं। तो पहला है यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये बहुत शोर करते थे डॉट मैट्रिक्स, तो ये सबसे पुराने वाले हैं। डेजी व्हील प्रिंटर, ये डेजी फूल की तरह दिखता था इसलिए इसे डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। ये बहुत स्पष्ट होता है, इसके फॉन्ट जो होते हैं बहुत सॉलिड आते हैं, मतलब अच्छे फॉन्ट लिखता है ये डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो है इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। इन तीनों में अगर पूछा जाए इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी तो लाइन प्रिंटर की, क्योंकि ये एक एक वर्ड या एक एक शब्द नहीं लिखता है, ये जो है लाइन प्रिंटर पूरी लाइन एक बार में प्रिंट कर देता है, इसलिए इसकी स्पीड जो है ज़्यादा होती है। नॉन इम्पैक्ट में लेज़र प्रिंटर आता है, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, इसके अलावा मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर जो कि ATM में यूज़ होते हैं, थर्मल प्रिंटर जो हमारा स्लिप निकलती है उसमें। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जितनी चीज़ें प्रिंटर के बारे में यहाँ पे बताई हैं वही पूछी जाती हैं अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट बात करेंगे कंप्यूटर के भाग कौन कौन से होते हैं। तो एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं और जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं। हार्डवेयर में अब कौन कौन सी चीज़ आ जाएगी, तो इनपुट डिवाइसेस सभी आ जाएंगी, जैसे माउस हो गया, माइक, कैमरा, जॉयस्टिक, ये सभी जो है जितनी भी इनपुट डिवाइस हम छू सकते हैं हार्डवेयर में वो सभी आ जाएंगी इसमें। प्रोसेसिंग यूनिट आ जाएगी, जैसे CPU हो गया, ALU हो गया जो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, CU हो गया कंट्रोल यूनिट, ये सभी जो है प्रोसेसिंग यूनिट जितनी भी होती हैं सब हार्डवेयर में आ जाती हैं क्योंकि हम इसको छू सकते हैं, CPU वगैरह को हम टच कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस भी हार्डवेयर में आती हैं, कौन कौन सी, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सभी जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं सब हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज भी हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। सेकेंडरी स्टोरेज में वो स्टोरेज होता है सेकेंडरी स्टोरेज जिसको हम बाहर से इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में, जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, जितना भी बाहर से मेमोरी लगाते हैं उसको सेकेंडरी स्टोरेज में कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सॉफ्टवेयर क्या होगा। ये तो हार्डवेयर हो गए, जितने भी ये डिवाइसेस हो गए, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज, ये सभी हार्डवेयर हो गए, इनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो है जिसको हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, और इसको जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है इसी को। और अगर एक बेसिकली एक टर्म दिया जाए, एक नाम दिया जाए इसको, तो ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर मिलके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं, तो बहुत सारे जब सॉफ्टवेयर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अगर किसी कंप्यूटर में या किसी फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा है, मतलब वो एक खाली डब्बा है, उसका कोई मूल्य भी नहीं होगा, तो मतलब वही डिब्बे के जैसा मूल्य होगा उसका। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है।
और ये कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, ये OS जो लिखा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सिंगल यूज़र एक होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो तुरंत हमने इनपुट दिया तुरंत हमारा सारा काम हो जाएगा, तो रियल टाइम वही है कि तुरंत हमको रिजल्ट प्राप्त हो जाए। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी तरह तरह के मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें से कोई भी आ जाए अगर ऑप्शन में ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है या नहीं, तो इतने सारे इसके प्रकार होते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो विंडोज़ हो गया, चाहे विंडोज 7, 10, 8, 9, 11 सब जो है, 9 तो नहीं, विंडोज़ जो है जितनी भी तरह की विंडोज़ दिखेंगी सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं। विंडोज़ हमें जो है पैसा दे के ही मिलती है, तो ये जो है विंडोज़ हो गया। लाइनक्स हो गया, जो ये टफ वाले होते हैं। लाइनक्स के लिए अलग से हमको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, MS-DOS के लिए अलग से लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। एंड्रॉयड हमारे फ़ोन में होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। एप्पल का कोई आप लैपटॉप लेते हैं तो उसमें macOS होता है, ब्लैकबेरी होता है, ब्लैकबेरी का अलग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उबंटू ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये इतने ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई ब्राउज़र दे दिया रहता है इसी के साथ, जैसे गूगल दे दिया गया है, तो वो एक सर्च इंजन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अक्सर गूगल को ऑप्शन में रख दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। अभी जो हमने देखा था वो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर था। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, पहला यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, अभी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह रहे थे, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कोई एक पर्टिकुलर ऐप की बात कर लीजिए, जैसे हमारे लैपटॉप में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी होता है, तो ये एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फॉक्स प्रो होता है, एडोब रीडर होता है, एडोब फोटोशॉप होता है, एडोब के जितने सारे वर्जन आते हैं, मतलब अलग अलग, फोटोशॉप भी इसका होता है, रीडर भी होता है, PDF रीडर, तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। VLC मीडिया प्लेयर होता है, कई तरह के अलग भी मीडिया प्लेयर आते हैं, KM मीडिया प्लेयर, इस तरह के, तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कंप्यूटर की। तो अगर इस तरह से पूछा जाए कि कंप्यूटर का CPU पार्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो मेन मेमोरी आ जाती है इसकी, कंट्रोल यूनिट आ जाती है इसकी, मतलब ये CPU का ही पार्ट है। इसके अलावा ALU इसी में आ जाता है, मतलब अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसी में आ जाता है। इनपुट हम भेजते हैं और आउटपुट हमें प्राप्त होता है। सेकेंडरी जो मेमोरी होती है उसको अलग से इंसर्ट कर सकते हैं CPU में। अब मेमोरी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मेमोरी के बारे में आप यहाँ पूरा पढ़ेंगे। तो 4 तरह की मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको कहते हैं प्राथमिक मेमोरी, फिर एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, एक कैश मेमोरी होती है, इसको कैश पढ़ेंगे, कैश मेमोरी, और एक रजिस्टर मेमोरी। अब सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। तो इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, और ये कंप्यूटर में जितना भी डेटा या इन्फॉर्मेशन रहती है उसको स्टोर करता है। मेनली ये CPU में रहता है, मतलब प्राइमरी मेमोरी जो है ये कंप्यूटर का जितना डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, उसको सेव करने का काम करती है, और प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहा जाता है। मदरबोर्ड पर ये स्थित होती है। मदरबोर्ड जो है पूरे कंप्यूटर की जान होती है, इसी में मतलब सभी चीज़ें रहती हैं, तो मेमोरी भी इसी पर रहती है, मदरबोर्ड पर। और इस मेमोरी से, मतलब प्राइमरी मेमोरी जो होती है, इससे डाटा जो होता है सीधे CPU द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। CPU में ही रहती है, तो सारा डेटा कंप्यूटर का इसमें रहता है, और CPU द्वारा डायरेक्ट इससे सारा डेटा एक्सेस किया जा सकता है प्राइमरी मेमोरी के थ्रू। तो सीधे ये स्टेटमेंट आ सकता है कि किस मेमोरी के थ्रू डाटा जो है सीधे CPU द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, तो प्राइमरी मेमोरी के द्वारा। इसका स्टोरेज जो है प्राइमरी मेमोरी का, ये बहुत सीमित होता है, बहुत लिमिटेड स्टोरेज होता है, ज़्यादा स्टोरेज इसके पास नहीं होता। जैसे जब हम फ़ोन लेते हैं तो 464, 128 ऐसे जो है फ़ोन मिलते हैं अक्सर, तो जो 4 है वो रैम होती है इसकी, मतलब जो 4 GB है वो रैम है, वो 4 जो है प्राइमरी मेमोरी है हमारी। तो स्टोरेज जो है बहुत लिमिटेड होता है इसका, और ये वोलेटाइल होती है। मतलब वोलेटाइल का मतलब होता है, जहाँ जहाँ पे वोलेटाइल शब्द पढ़ेंगे, मतलब अगर पावर ऑफ हो गई, पावर चली गई, तो ये जो है इसका डाटा अपने आप डिलीट हो जाता है। तो ये वोलेटाइल भी होती है प्राइमरी मेमोरी, और नॉन वोलेटाइल भी होती है। अभी देखेंगे इसमें क्या वोलेटाइल है क्या नॉन वोलेटाइल है। तो ये प्राइमरी मेमोरी जो है ऑफ करने पर इसका डेटा डिलीट भी हो सकता है, और इसी में एक ऐसा भी पार्ट है जिसमें नॉन वोलेटाइल भी आता है। तो प्राइमरी मेमोरी दोनों तरह की हो सकती है। ये प्राइमरी मेमोरी जो है महंगी होती है, फास्ट स्पीड इसकी होती है, लेकिन कैश मेमोरी से इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती। सबसे ज़्यादा स्पीड अगर पूछा जाए किस मेमोरी की रहती है, तो कैश मेमोरी की रहती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कैश मेमोरी के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी को अगर सिर्फ सेकेंडरी मेमोरी से कंपेयर किया जाए, तो सेकेंडरी मेमोरी से महंगी होगी और सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट भी होगी, लेकिन कैश मेमोरी जो है ये सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। इसको हम आगे देखेंगे। अब प्राइमरी मेमोरी जो भी हम देख रहे थे, ये 2 तरह की होती है। इसमें पहले यहाँ पर रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को। और ये वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी होती है।
ये जो है इससे डेटा अपने आप डिलीट हो सकता है वोलेटाइल मेमोरी से। और रैम के प्रकार कितने होते हैं, तो ये 2 प्रकार मुख्यतः होते हैं रैम के, एस रैम और डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, बस एक शब्द एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पर स्टैटिक, और यहाँ पर एक शब्द लग जाएगा डी से डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम जो है किस तरह की मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, मतलब वोलाटाइल मेमोरी है, इसी को रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। आगे बात करेंगे, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत ही रैम भी आता है और रोम भी आता है। दूसरा जो है यहाँ पर रोम मतलब होता है फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, और ये नॉन वोलाटाइल होती है, मतलब ये स्थायी मेमोरी होती है। एक बार जो इसमें डेटा सेव हो गया वो सेव हो गया, मतलब उसको डिलीट करेंगे तभी डिलीट होगा। लाइट चली गई अगर तो रैम वाला डेटा अपने आप चला जाता है, लेकिन रोम वाला डेटा स्थायी होता है, ये अपने आप नहीं जाता है। रोम के प्रकार कौन कौन से हैं, तो रोम का प्रकार है प्रोम और ई प्रोम और ई प्रोम। प्रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई प्रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब एक एक शब्द इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा लगा है, पहले वाले में प्रोग्रामेबल, दूसरे में इरेजेबल और तीसरे में इलेक्ट्रिकली। तो ये तीनों याद रखना है, रोम के ही प्रकार हैं। अगर पूछा जाए ये जो रैम और रोम है इनके डेटा को डायरेक्ट सीपीयू एक्सेस कर सकता है या नहीं, तो इसको एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये किसके पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी के पार्ट है, और प्राइमरी मेमोरी का डेटा जो है सीधे सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। आगे बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। अब क्या होती है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी पे आएंगे। सेकेंडरी मेमोरी इसे कंप्यूटर से में अलग से जोड़ा जाता है, जैसे सीपीयू द्वारा इसको सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसको अलग से जोड़ना पड़ता है। और ये नॉन वोलाटाइल होती है, मतलब ये स्थायी मेमोरी होती है, एक बार इसमें जो सेव कर दिया गया वो कभी भी देखा जा सकता है। जैसे हम पेन ड्राइव में कोई चीज़ सेव करते हैं तो उसको सेव करके रख लेंगे, जब तक उसको फॉर्मेट नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, तब तक डिलीट नहीं होगा। तो पेन ड्राइव हो गया इसका उदाहरण जो है सेकेंडरी मेमोरी का, हार्ड डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, सीडी हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। इसके अलावा कॉम्पैक्ट डिस्क इसमें आ जाता है, एसएसडी आ जाता है। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क से अच्छा होता है एसएसडी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये सभी सेकेंडरी मेमोरीज हो गई, सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हो गए। और इस सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड जो है ये प्राइमरी मेमोरी के अगर हिसाब से देखा जाए तो इसकी स्पीड धीमी होती है सेकेंडरी मेमोरी की, और अगर स्पीड धीमी है तो प्राइमरी मेमोरी से सस्ती भी आएगी, तो इसकी स्पीड भी प्राइमरी मेमोरी से कम होती है और ये प्राइमरी मेमोरी से सस्ती भी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कैश मेमोरी की। ये इसकी स्पीड जो है सबसे ज़्यादा तेज होती है, कैश मेमोरी की स्पीड जो है सबसे ज़्यादा तेज होती है। सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो सेकंड पे प्राइमरी आती है, पहले नंबर पर कैश मेमोरी की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। सीपीयू द्वारा सबसे तेज एक्सेस की जा सकती है ये मेमोरी जो है कैश मेमोरी, सीपीयू जो है इसको बहुत जल्दी से एक्सेस कर लेता है, और जिस भी मेमोरी को सीपीयू अच्छे से एक्सेस कर लेता है वो सबसे महंगी मेमोरी हो जाती है। तो इसकी स्पीड भी सबसे ज़्यादा, ये महंगी भी सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा ये जो कैश मेमोरी होती है ये मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में बफर का काम करती है। देखिए अगर हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसको जब डिलीट करते हैं तो उसका कैश वाला डेटा बचा रह जाता है। जब तक कैश वाला डेटा कैश मेमोरी का डेटा डिलीट नहीं होता है तब तक वो पूरी तरह से ऐप नहीं जाता, उसके कुछ प्रोग्राम्स जो हैं बच जाते हैं। तो अगर हम उसी टाइप का अगर दूसरा भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो चलता नहीं है हमारे फ़ोन में, तो पहले जाकर स्टोरेज में उसका कैश का डेटा डिलीट करना पड़ता है कैश मेमोरी का, उसके बाद ही वो पूरी तरह से दोबारा डाउनलोड होता है। ये बहुत जल्दी से एक्सेस कर लिया जाता है कैश मेमोरी का डेटा। सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ाती है ये कैश मेमोरी जो है, सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ाती है, सबसे महंगी होती है, और डाटा जो है इसमें बहुत देर के लिए सेव नहीं रहता है। डाटा हमेशा के लिए इसमें सेव नहीं रह सकता कैश मेमोरी में। महंगी तो होती है लेकिन हमेशा के लिए डाटा सेव नहीं रख सकती, बस ये परफॉर्मेंस बढ़ाती है सीपीयू की, क्योंकि ये मतलब तेज़ होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ज़्यादा डेटा ये स्पीड सेव नहीं कर सकती ज़्यादा देर तक, और बहुत कम मात्रा में डेटा को ये सेव भी करती है। कम डेटा सेव होगा, कम देर तक सेव होगा, इसके अलावा महंगी होगी लेकिन तेज़ होगी। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्टर की। रजिस्टर जो है ये सबसे छोटी मेमोरी है और ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है। रजिस्टर अलग से होता है, रजिस्टर मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है। ये जो अगर हम कोई इनपुट दे रहे हैं तो सबसे पहले रजिस्टर के पास जाता है और तुरंत उसको सीपीयू के पास जाना पड़ता है। तो ये जो है इनपुट और आउटपुट डेटा को मैनेज करता है रजिस्टर। जो इनपुट देंगे पहले रजिस्टर के पास जाएगा, उसके बाद सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, फिर से वो रजिस्टर में आएगा उसका आउटपुट, उसके बाद जो है उसको प्रयोग में लाया जाएगा। तो ये एक इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का काम करता है रजिस्टर। ये वही डेटा सेव होता है यहाँ पर जिसका तुरंत प्रयोग करना हो। तुरंत प्रयोग करने वाले डेटा को रजिस्टर में सेव किया जाता है, और जिस भी कंप्यूटर में रजिस्टर की संख्या ज़्यादा होती है वो कंप्यूटर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। मतलब ये रजिस्टर जो है कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के काम आता है। जल्दी मतलब एक्सेस, उसका परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, तो ज़्यादा रजिस्टर की संख्या मतलब ज़्यादा स्पीड। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर रजिस्टर के प्रकार पूछ लिए जाते हैं।
तो पहला है यहाँ पर डाटा रजिस्टर, ये 16 बिट का होता है। यहाँ पर वेरिएबल स्टोर होते हैं, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो डाटा स्टोरेज में स्टोर होते हैं, डाटा रजिस्टर में स्टोर होते हैं, 16 बिट का होता है। अगला है यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर, ये भी 16 बिट का होता है। इसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यानी अगला जो निर्देश होता है वो यहीं पर प्रोग्राम काउंटर पर सेव होता है, ये भी 16 बिट का होता है। तीसरा है यहाँ पर इंस्ट्रक्टर रजिस्टर, ये भी 16 बिट का है। ये मेन मेमोरी से जो भी इंस्ट्रक्शन इसको प्राप्त होते हैं वो यहाँ पे सेव होंगे। जो इंस्ट्रक्टर रजिस्टर है वो मेन मेमोरी के इंस्ट्रक्शन को सेव करता है। फिर आता है एक्यूमुलेटर, ये भी 16 बिट का होता है। ये आउटपुट को स्टोर करता है। एक्यूमुलेटर का काम है जो भी आउटपुट आया है उसको स्टोर करना। फिर एड्रेस रजिस्टर, ये 12 बिट का होता है एड्रेस रजिस्टर, और कोई भी चीज़ मेमोरी में कहाँ पर है उसकी लोकेशन एड्रेस को सेव करने का काम करता है ये एड्रेस रजिस्टर। इनपुट आउटपुट रजिस्टर जो है ये इनपुट आउटपुट एड्रेस को सेव करने का काम करता है, उसको स्टोर करने का काम करता है। सभी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एड्रेस रजिस्टर याद रखिएगा कि ये लोकेशन को सेव करता है, जो भी लोकेशन होगी किसी मेमोरी की उसको सेव करता है। बस एक बार सुन लीजिए, हो सकता है अगर एग्जाम में आ जाए तो। आगे बात करेंगे बग क्या होता है। तो बग जो है ये कोई भी तरह की अगर कंप्यूटर में एरर आ गई, कोई फ्लॉ हो गया, कोई फेल्योर हो गया, कोई अनएक्सपेक्टेड फॉल्ट हो गई, मतलब कोई भी गलती हो गई, किसी तरह की भी एरर हो गई तो उसको कहेंगे बग आ गया है। वायरस क्या है, तो ये वायरस अगर आ गया कंप्यूटर में तो मतलब कोई भी फंक्शन आप कर रहे हैं तो वो नॉर्मली हो नहीं पाएगा, उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसको रोकेगा, कोई फंक्शन जो है प्रॉपर्ली हो नहीं पाता। हमारे फ़ोन में अगर वायरस आ जाता है तो हम चीज़ें करते रहते हैं, वो होती नहीं है, तो उसको हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वायरस अगर आ गया तो। मालवेयर की बात करते हैं। मालवेयर क्या है, मालवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, इसको जो है हैकर्स के द्वारा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है मालवेयर को। ये एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो अगर आपके कंप्यूटर में घुस गया एक बार तो वो जो है तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, तुम्हारे कंप्यूटर का एक्सेस भी ले लेगा, क्या क्या आप काम कर रहे हैं सब कुछ देख सकता है, सारा चीज़ निकाल सकता है। तो मालवेयर जो है सबसे खतरनाक होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटेंशनली बनाया जाता है किसी के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कुछ विशेष चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जैसे आईसी चिप ये किसकी बनी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको कहते हैं, किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक कौन थे, आर्थर सी क्लार्क थे। ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं, तो ब्राउज़र में कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स ये भी एक ब्राउज़र होता है, एप्पल सफारी ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये बंद हो गया लेकिन अब ब्राउज़र ही है, ओपेरा मिनी अगर आ जाए तो ये ब्राउज़र ही है, माइक्रोसॉफ्ट एज ये भी ब्राउज़र है, क्रोम भी ब्राउज़र है, जहाँ पे हम लिख के कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्रोम खोल लिया, अपने गूगल की बात नहीं करी जा रही, गूगल जो है एक सर्च इंजन है और क्रोम क्या है, क्रोम जो है एक ब्राउज़र है, उस पर हम बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट खोल सकते हैं। और मोजिला फायरफॉक्स भी उसी तरह है, बहुत सारी चीज़ें इस पर भी गूगल को ओपन किया जा सकता है, एप्पल सफारी पर भी गूगल ओपन हो सकता है। तो ये सभी जो है ये एक ब्राउज़र है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक काम क्या है, प्राइमरी इसका यूज़ क्या है, तो रॉ डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना, जो भी हमारा उल्टा सीधा जो भी डेटा होगा, इनपुट होगा, उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है सॉफ्टवेयर। IBM का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। और IBM का अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टूल देखा जाए तो क्या है, तो वाटसन का यूज़ कौन करता है, तो IBM वाटसन का यूज़ करता है। नेक्स्ट बात करेंगे मेमोरी यूनिट पूछी जाती है, सबसे छोटी अगर कंप्यूटर की यूनिट पूछी जाए तो बिट है। बिट में 0 और 1 सिर्फ होता है, 0 समझता है कंप्यूटर या फिर 1 समझता है, ये मशीनरी लैंग्वेज है 0 और 1, तो ये सबसे छोटा डेटा होता है बिट। और एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो एक निबल में 4 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक KB किसके बराबर होता है, तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। अगर इसको बाइनरी में देखा जाए तो 1024 होगा, अगर डेसिमल में देखा जाए तो 1000 होगा। नॉर्मली जो है 1024 ही होता है बाइट, अगर 1024 ना मिले तो आप 1000 चूज़ करना। 1 KB में 1024 बाइट्स। और 1 MB की बात करें तो 1024 KB, 1 GB की बात करें तो 1024 MB होता है। 1 टेराबाइट की बात करें तो इसको होता है यहाँ पर, ये गीगाबाइट है, GB जो है गीगाबाइट है, MB जो है ये मेगाबाइट है, TB जो हो गया टेराबाइट हो गया। और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है, और 1 पेटाबाइट में जो है 1024 टेराबाइट होता है। तो ये इतनी चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। आगे बात करेंगे सबसे तेज़, अगर विश्व में एक सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इस समय में सबसे तेज़ जो है सुपर कंप्यूटर अमेरिका के पास है, जिसका नाम है फ्रंटियर। और सेकंड नंबर पे फुगाकू है जो कि जापान का सुपर कंप्यूटर है। पहले फुगाकू नंबर 1 पे था लेकिन अब फ्रंटियर नंबर 1 है। और हमारे भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो हमारे भारत का है परम सिद्धि कंप्यूटर जो सबसे तेज़ है। इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं अगर पूछा जाए तो फोर्ट्रॉन होती, कोबोल, बेसिक, एल्गोल, पास्कल, फोर्थ, C++, जावा, ये सभी जो है हाई लेवल लैंग्वेज हैं जो हम यूज़ करते हैं कोडिंग में। आगे बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी, अगर पूछ लिया जाए कितनी तरह से नेटवर्क को कनेक्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पर पहली जो टोपोलॉजी है वो है रिंग टोपोलॉजी।
पूछ लिया जाता है जैसे कि अगर कोई क्लाइंट जो है आपस में एक रिंग की तरह कनेक्टेड है तो उसको किस तरह का नेटवर्क कहा जाएगा, तो रिंग टोपोलॉजी उसको कहा जाएगा। तो यहाँ पे कई तरह के क्लाइंट आपस में कनेक्ट होते हैं, अगर एक का भी कनेक्शन यहाँ पे कट गया, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह के नेटवर्क में अगर एक कनेक्शन फेल हो गया तो जितना लोग हैं सबका कनेक्शन फेल हो जाएगा। तो यही वाली है रिंग टोपोलॉजी, एक कनेक्शन कट गया तो सभी के कनेक्शन कट जाएंगे। आगे बात करेंगे बस टोपोलॉजी, ये अच्छी समझी जाती है क्योंकि एक मेन केबल होती है इसमें और बाकी जो है क्लाइंट इससे अलग अलग शाखा में जुड़े रहते हैं। अगर एक क्लाइंट यहाँ से कट गया तब भी ये मेन लाइन जो है चलती रहेगी, एक कट गया तो बाकी सभी कनेक्टेड रहेंगे, इसको कहते हैं बस टोपोलॉजी। फिर अगला जो नेटवर्क है वो है स्टार टोपोलॉजी। इसमें एक होस्ट होता है और बाकी सभी क्लाइंट होते हैं। अगर होस्ट किसी तरह से फेल हो गया यहाँ पर तो बाकी जो है क्लाइंट भी फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर एक क्लाइंट सिर्फ फेल हो गया तो सभी क्लाइंट यहाँ पर काम करते रहेंगे, होस्ट नहीं फेल होना चाहिए बस। आगे बात करेंगे मेश टोपोलॉजी। मेश में सब इधर उधर बहुत सारी केबल्स की जरूरत होती है, बहुत महंगा ये वाला टोपोलॉजी नेटवर्क होता है, इसमें सब कुछ इधर उधर कनेक्टेड रहता है, इसको कहते हैं मेश टोपोलॉजी। फिर है यहाँ पर ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ये पेड़ की तरह होती है, एक मेन होता है होस्ट, उसके बाद बाकी सभी क्लाइंट, एक क्लाइंट से बाकी क्लाइंट जुड़े रहते हैं। लास्ट वाला नोड अगर डिस्कनेक्ट हो गया तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इनमें से कोई डिस्कनेक्ट हो गया तो इस पर फर्क पड़ेगा, सभी जो है फेल हो जाएंगे। अब आगे बात करेंगे यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो BIOS का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है BIOS का फुल फॉर्म है। CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सभी यहाँ पर एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD का डिजिटल वीडियो डिस्क, यहाँ पे V का मतलब है वीडियो। FDD होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। दो डबल डी है यहाँ पर एक का नाम है डिस्क, एक का नाम है ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। HDD क्या है, तो HDD जो है हार्ड डिस्क, हम उसको सीधे सीधे कह देते हैं सिर्फ, लेकिन इसमें एक ड्राइव भी जुड़ा होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। HDMI क्या है, तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। LCD क्या है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो भी हमने देखा था। इसके अलावा LED की बात करें तो लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा MMC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मल्टीमीडिया कार्ड। NTFS क्या होता है, तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। PDF जो है ये बहुत पूछा जाता है, PDF का फुल फॉर्म क्या है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF का फुल फॉर्म है। प्रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का है रीड ओनली मेमोरी। फिर आगे बात करेंगे SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का स्विच मोड पावर सप्लाई। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। UPS का होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। USB का फुल फॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस USB का फुल फॉर्म है। इसके अलावा VDU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो VDU का विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VGA का होता है विजुअल ग्राफिक्स एरे। विजुअल ग्राफिक्स ए का होता है यहाँ पर एरे। फिर कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो ऐसे पूछा जा सकता है, कंप्यूटर में ही ये सभी जो चीज़ें लगी रहती हैं, जैसे ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके अलावा DVI का फुल फॉर्म होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। OS का ऑपरेटिंग सिस्टम। वायरस का फुल फॉर्म क्या है, तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। यहाँ पर सब चीज़ें सीज हो जाती हैं, तो यहाँ पे S का मतलब हो गया सीज। CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ पे DNS इंपॉर्टेंट, डोमेन नेम सिस्टम। GPRS का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GSM का होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, तो बहुत सेट ऑफ रूल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स अगर मिला दिया जाए तो उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। ISP क्या होता है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। SIM का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जा चुका है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला यहाँ पर VPS, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, बस जितना है उतना ज़रूर पढ़ना है। VPS की बात करें तो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। VLAN का होता है यहाँ पर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WW का होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला यहाँ पर GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। GIF का फुल फॉर्म, जो GIF भेजते हैं जिसमें आवाज़ नहीं होती, छोटा सा वीडियो होता है, तो ग्राफिकल इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। SD का होता है हाई डेफिनेशन और MP3 का होता है MPEG ऑडियो लेयर 3।
तो ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही इसमें 100 क्वेश्चन भी हैं जो आपको अगर ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो ग्रुप के साथ ही सभी चीज़ें और 100 क्वेश्चन इसके साथ सब चीज़ें आपको जितने भी नोट्स वगैरह हैं या फिर जो भी टेस्ट वगैरह हैं वो सब आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। चाहे तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको पढ़कर डिटेल के द्वारा उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।